फ्रेंड्स, एसकेटीजी में आप लोग का स्वागत है। हम लोग बायोलॉजी पढ़ रहे थे जिसमें कि श्वसन आज शुरू करेंगे। इससे पहले हम लोग जो है कोशिका, उत्तक और डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र 3 टॉपिक पढ़ चुके हैं। अगर जो भी स्टूडेंट नहीं देखे हैं इन 3 टॉपिक को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, ठीक है। इसके बाद चौथा टॉपिक आज हम श्वसन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखिएगा और नए विद्यार्थी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। कोई भी एग्ज़ाम है, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। तो देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। श्वसन यानी रिस्पिरेटरी सिस्टम कहता है। श्वसन पूछेगा किसे कहते हैं, तो याद रखना ऑक्सीजन एवं एंजाइम की उपस्थिति में कोशिकीय ईंधन पूछेगा क्या है, तो ग्लूकोज जो है उसको कोशिकीय ईंधन कहते हैं। जैसे C6H12O6 को कोशिकीय ईंधन कहेंगे का अपघटन होकर क्या क्या टूटना, CO2 + H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण, यहाँ पर का लिखा हुआ का निर्माण होना श्वसन कहलाता है, ठीक है। याद रखना है ऑक्सीजन और एंजाइम की उपस्थिति में कोशिकीय ईंधन यानी ग्लूकोज का अपघटन में टूट कर जो है क्या क्या बनेगा, CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ऊर्जा यानी हम लोग को ऊर्जा मिलेगा, ठीक है। तो उसी को क्या कहते हैं, श्वसन कहलाते हैं। और अंगों का समूह जो कि बहुत सारा अंग भाग लेता है श्वसन की क्रिया में, जैसे कि होता है क्या कहते हैं, नासिका छिद्र, नासिका कपाट, उसी प्रकार से ब्रोंकाई, ब्रोंकियोलेस, इस तरह जो है श्वसन की क्रिया में जो अंग भाग लेता है उसी को क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र। यहाँ पर श्वसन की क्रिया में सहायक होता है उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं। यहाँ पर परिभाषा में लिखा हुआ है उसे क्या कहते हैं, श्वसन तंत्र कहते हैं, याद रखना। अब देखिए श्वसन तंत्र जो है वो 2 भागों में बटा होता है। श्वसन तंत्र कितना भागों में, 2 भागों में। क्या कहता है, पहला आता है अवायवीय श्वसन जिसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अवायवीय श्वसन कौन सा श्वसन, ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और दूसरा होता है अवायवीय श्वसन, दूसरा वायवीय श्वसन जिसे ऑक्सी श्वसन कहेंगे, दूसरा अवायवीय श्वसन जिसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। देखिए वायवीय श्वसन पूछेगा किसे कहते हैं, तो देखिए याद रखना है वायवीय श्वसन जो है ऑक्सीजन जिसे ऑक्सी श्वसन भी कहते हैं, वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में हो उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। यानी कि श्वसन जो है, जो श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है उसे क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन, और जो श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होगा उसे अवायवीय श्वसन कहेंगे। सिंपल सा डिफरेंशन है क्या, देखिए इसको ध्यान रखना है आप लोग को। देखिए अगला क्या कहता है, ऑक्सी श्वसन यानी ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है, ठीक है, जिसमें ग्लूकोज के यहाँ पर क्या रहेगा, के एक अणु से 38 ATP का प्राप्त होता है, यानी 38 ATP का निर्माण होता है। ATP का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि हम लोग को जो है ऊर्जा जो है मिलेगा 38 ATP बनेगा तब एक ग्लूकोज का निर्माण होता है। यानी ऑक्सी श्वसन में ग्लूकोज का पूर्ण ऑक्सीकरण होता है। ऑक्सीकरण मतलब क्या हुआ, तो टूटना जो है, टूट करके जो ग्लूकोज के रूप में एक अणु बनाता है, ठीक है, ग्लूकोज में। तो इसी तरह से एक ग्लूकोज का एक तरह से निर्माण किया जिससे कितना ATP मिलकर, 38 ATP मिलकर। ATP मतलब क्या बोले, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, याद रखना। देखिए ग्लूकोज जो है यानी ग्लूकोज जैसे कि हम लोग कोई भी भोजन करते हैं तो हम लोग क्या होता है, वो एक तरह से छोटी आंत में पाचन की क्रिया हो जाता है पूर्ण, उसके बाद ग्लूकोज का निर्माण करता है जिसके फलस्वरूप हम लोग को क्या है, स्टार्च यानी एक तरह से ऊर्जा का निर्माण होता है। उसी प्रकार से श्वसन में भी देखिए ग्लूकोज के क्या कहता है, ग्लूकोज जो है जीव द्रव में, ग्लूकोज जो है किसमें, जीव द्रव या कोशिका द्रव कहिए, कोशिका द्रव भी एक तरह से ग्लूकोज जो है क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा। यानी कि ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव या जीव द्रव में पायरुवेट का निर्माण करता है। किसका निर्माण, पायरुवेट। और पायरुवेट जो है एक तरह से क्या करता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, ऊर्जागृह कहते हैं। और माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा चक्र चलता है, क्रेब्स चक्र चलता है। और माइटोकॉन्ड्रिया में चलता है कौन सा चक्र, क्रेब्स चक्र। और इसके फलस्वरूप ही यहाँ पर ग्लूकोज प्लस CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा 38 ATP का निर्माण होता है। यहाँ पर अच्छे से इसको समझ लीजिए। ग्लूकोज जो है कोशिका द्रव में पायरुवेट, यानी कि पायरुवेट जो है माइटोकॉन्ड्रिया रहता है उसमें, इसके फलस्वरूप जो ऊर्जा, माइटोकॉन्ड्रिया का हम क्या है, ऊर्जा का निर्माण करना, CO2 H2O प्लस ऊर्जा का निर्माण करता है, ठीक है, याद रखना। अब देखिए ग्लूकोज जो है, समझिएगा इसको। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके, ग्लूकोज किससे, ऑक्सीजन की अभिक्रिया करके CO2 प्लस H2O प्लस 38 ATP यानी ऊर्जा का निर्माण करता है। ATP का
ऊर्जा का सिक्का कहा जाता है, ठीक है, ऊर्जा गिरी कहते हैं एक तरह से। अगला अवायवीय श्वसन, ये कौन सा श्वसन था, वायवीय, यहाँ अवायवीय श्वसन, जिसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, संपन्न होता है, उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं, ठीक है। अनॉक्सी श्वसन जो है देखिएगा, इसे अनॉक्सी, जैसे वायवीय श्वसन था वो 2 चरणों में होता है, ठीक है। वो वायवीय श्वसन पूछेगा तो 1 चरणों में होगा, और वायवीय श्वसन जो इससे पहले बताएं वो कितना चरणों में, 2 चरणों में। एक होता है कोशिका द्रव में और दूसरा होता है माइटोकॉन्ड्रियम। सीधा दिमाग में रखना है आप लोग को, ठीक है। पूछेगा वायवीय श्वसन कितना चरणों में होता है, 2 चरणों में। कौन कौन, कोशिका द्रव और दूसरा माइटोकॉन्ड्रिया में। और अवायवीय श्वसन जो है 1 चरणों में होता है, जो कि कोशिका द्रव में ही होता है। कोशिका द्रव कहिए या जीव द्रव कहिए, उसी को कहते हैं, ठीक है। यहाँ पर उसी के अंदर जो रहता है, तो यहाँ पर समझिएगा वैसा श्वसन जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, संपन्न होता है, उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। तो यहाँ पर इसमें ऑक्सीजन नहीं रहेगा, ठीक है, अनुपस्थित रहेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, अवायवीय श्वसन। देखिए ग्लूकोज यहाँ पर जीव द्रव में ही टूटेगा, तो यहाँ पर पायरुवेट का निर्माण करेगा, ऑक्सीजन नहीं रहेगा इसमें, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में टूटेगा ग्लूकोज। तो यहाँ पर जो है क्या कहता है, इसमें देखिए क्या क्या बनेगा, CO2 + H2O, यहाँ पर इथेनॉल का निर्माण करता है। क्या आता है, इथेनॉल, यानी C2H5OH, C2H5OH, यानी इथेनॉल का निर्माण कर देगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर दिया हुआ है, निर्माण कर देता है, और 2 ATP का निर्माण करता है, ठीक है। यहाँ पर जो है ग्लाइकोलाइसिस के फलस्वरूप जो है यहाँ पर जो है पायरुवेट में यहाँ पर 2 ATP का निर्माण करेगा, ठीक है। और 2 ATP देखिए क्या करता है, यहाँ पर ध्यान दीजिए, ग्लूकोज जो है, यानी ग्लूकोज ऑक्सी श्वसन में, यानी इथेनॉल + CO2 + H2O + 2 ATP यहाँ पर का निर्माण करता है। और यहाँ पर याद रखना है कि अवायवीय श्वसन जो है पायरुवेट से, यानी कि एक तरह से ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, यानी ईस्ट में होता है। पूछेगा अवायवीय श्वसन किस में होता है, तो ईस्ट में, यानी कि ईस्ट में किण्वन विधि के द्वारा। कौन सा विधि के द्वारा, किण्वन विधि के द्वारा, यही लिखा हुआ है इसलिए किण्वन विधि के द्वारा, ठीक है। और किण्वन विधि के द्वारा ही दारू बनता है, ठीक है, याद रखना है, ईस्ट में होता है। पूछेगा अवायवीय श्वसन कहाँ होता है, ईस्ट में, कहाँ पर, ईस्ट में। अब देखिए आगे क्या कहता है, ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में अनॉक्सी श्वसन होता है। पूछेगा यानी जब ऑक्सीजन जो है अपर्याप्त रूप से उपस्थित नहीं हो में अनॉक्सी श्वसन होगा, यानी कि अपर्याप्त मतलब क्या हुआ, अच्छा से प्राप्त नहीं हो, तो उसे क्रिया होती है जिसके द्वारा लैक्टिक एसिड का निर्माण होता है। यानी कि ऑक्सीजन अच्छा से नहीं मिलता है, देखते होंगे सर सब या देह हाथ दर्द करने लगता है, शरीर सब, ठीक है, तो या पैर सब या फिर जोड़ों सब में दर्द होने लगता है, वह लैक्टिक एसिड जम जाने के कारण से, ठीक है। लैक्टिक एसिड के निर्माण के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, यही दिया हुआ है यहाँ पर, ठीक है। पूछेगा मांसपेशियों में दर्द किसके कारण होता है, तो याद रखना है मांसपेशियों में दर्द जो है लैक्टिक एसिड के कारण से, लैक्टिक एसिड के कारण से मांसपेशियों में दर्द उठता है, याद रखना है। अगला ग्लूकोज देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिए। ग्लूकोज जो है, ग्लूकोज का फॉर्मूला पूछेगा तो क्या बोलेगा, C6H12O6। ऑक्सीजन की अपर्याप्त उपस्थिति में लैक्टिक एसिड बनता है और 2 ATP का निर्माण करता है। यहाँ पर नोट में याद रखना है, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया जीव द्रव में संपन्न होती है। कहाँ होती है, जीव द्रव में, याद रखना इसको। अब आगे क्वेश्चन देखिए। अब देखिए वायवीय तथा अवायवीय श्वसन में अंतर थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। वायवीय और अवायवीय में अंतर देखिए क्या कहता है, अंतर, पहला अंतर देखिए क्या कहता है, वायवीय श्वसन को ही क्या कहते हैं, ऑक्सी श्वसन। अवायवीय श्वसन को ही क्या कहते हैं, वायवीय श्वसन को ऑक्सी श्वसन कहते हैं, जो कि ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। और अवायवीय श्वसन को ही क्या कहते हैं, अनॉक्सी श्वसन, जो कि ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। और कहेगा वायवीय श्वसन में और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है, तो याद रखना है, अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, और अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। पूछेगा वायवीय श्वसन पहला चरण क्या होता है, पहला चरण में ही कम पूर्ण हो जाता है, ठीक है, 2 चरणों में। यहाँ पहला चरण जो है पायरुवेट होता है, जो जीव द्रव में होता है या कोशिका द्रव कहिए, ठीक है। पूछेगा वायवीय श्वसन जो है कितना चरणों में होता है, 2 चरणों में। तो पहला चरण क्या कहलाता है, पायरुवेट, ठीक है, जिसको जीव द्रव में होता है। और यहाँ पर जो है याद रखना, इसमें पहला ही चरण होता है, एक ही चरणों में वायवीय श्वसन संपन्न होता है, ठीक है, जिसमें कि पायरुवेट जो है जीव द्रव में एक तरह से
बनता है जीव द्रव में। पायरूवेट का विखंडन जो है कहाँ होता है, जीव द्रव में, याद रखना है। अब दूसरा चरण देखिए, वायवीय श्वसन का पूछेगा, दूसरा चरण क्या है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। पूछेगा वायवीय श्वसन का पहला चरण कहाँ हुआ, तो जीव द्रव में, पायरूवेट के विखंडन से जीव द्रव में। और यहाँ पर जो है द्वितीय चरण नहीं होता है, याद रखना है। और वायवीय श्वसन में द्वितीय चरण नहीं होता है, सिर्फ किस में होता है, वायवीय श्वसन में। अगला वायवीय श्वसन के में जो है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है, जिसके फलस्वरूप CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा में कितना ATP बताएं, 38 ATP, ठीक है, बनता है। और यहाँ पर द्वितीय चरण में यहाँ पर नहीं हुआ, जिसके फलस्वरूप ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हुआ और CO2 प्लस H2O प्लस इथेनॉल प्लस 2H2O का निर्माण करता है, याद रखना है। इससे जो है याद रखना है, वायवीय श्वसन से ज़्यादा ऊर्जा मिलता है, यानी 38 ATP बना इसीलिए। और इससे कम ऊर्जा मिलता है क्योंकि इसमें 2 ही ATP बना। अब बताए थे आप लोग को कि 38 ATP ही मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करता है, इसीलिए। अगला यहाँ पर देखिए, आगे सब चीज़ लिखा हुआ है, टोटल लिख के लाए आज आपको लोग के लिए, ठीक है। अच्छे से खाली वीडियो को देखिए। ज़्यादा ऊर्जा जो 38 ATP लगभग सभी जीवधारी में होता है, ठीक है। पूछेगा वायवीय श्वसन जो है किस में होता है, तो सभी जीवधारियों में। लेकिन जो है एक तरह से जितना भी एक कोशिकीय जीव हो या जीवाणु जितना भी है, या ईस्ट में किण्वन विधि के द्वारा जो है वायवीय श्वसन होता है, ठीक है। इसको याद रखना है जीवाणु सब में। अगला समझते हैं ब्रीदिंग मतलब क्या हुआ, जैसे कि श्वास लेना और छोड़ना ही ब्रीदिंग कहलाता है, ठीक है। श्वासोच्छ्वास कहते हैं, श्वासोच्छ्वास सांस अंदर लेने तथा बाहर छोड़ने की क्रिया श्वासोच्छ्वास कहते हैं, ठीक है। यह 2 प्रकार का होता है। पूछेगा ब्रीदिंग जो है, यानी कि जैसे एक बार श्वास लेते हैं एक बार छोड़ते हैं, उसी को ब्रीदिंग कहेंगे। ये श्वास लेना और छोड़ना ही ब्रीदिंग कहलाता है। ये कितना चरणों में होता है, 2 चरणों में। ये 2 प्रकार का होता है। एक देखिए क्या कहता है, एक उच्छ्वास या इसी को निःश्वसन कहते हैं। दूसरा होता है प्रश्वास, इसी को निःश्वसन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, निः, 2 गो बिंदा है, याद रखना। उच्छ्वास को ही कहते हैं इंस्पायरेशन, और यहाँ पर जो प्रश्वास को कहते हैं एक्सपायरेशन। ये जो है ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। जैसे हम लोग सांस लिए तो क्या लिए, ऑक्सीजन लिए, तो ऑक्सीजन के साथ तो बहुत सारा गैस आ जाता है। तो यहाँ पर जो है हम लोग ऑक्सीजन को ग्रहण किया तो उसी को कहते हैं उच्छ्वास, ठीक है। या उसी का दूसरा नाम है निःश्वसन। और जैसे ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं, यहाँ पर बाहर निकालना, तो यहाँ उसी को क्या कहते हैं, प्रश्वास मतलब निःश्वसन, इसी को, या इंग्लिश में एक्सपायरेशन कहते हैं, ठीक है। समझ गए होंगे। अब देखिए आगे देखिए क्या कहता है, ध्यान दीजिएगा अच्छे से, वीडियो को देखिए ना, सब समझ में आएगा। प्रमुख श्वसन अंग देखिए, जो है कुछ जीव में जो है श्वसन अंग जो है उसके बारे में पढ़ते हैं। श्वसन तंत्र का वह अंग जो श्वसन तंत्र में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है प्रमुख श्वसन अंग कहलाता है। देखिए कुछ प्रमुख श्वसन अंग जो है किसमें जीवधारी, इधर देखेंगे, इधर जीवधारी रहेगा दिया हुआ, ठीक है। इधर श्वसन अंग, उसका श्वसन मार्ग क्या है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछेगा, एक कोशिकीय जीव जो है किसके थ्रू श्वसन करता है, तो याद रखना है विसरण विधि के थ्रू। विसरण मतलब क्या हुआ, कहीं से भी, जैसे कि कहीं से भी कुछ भी हो सकता है, जैसे कि बताए थे त्वचा से भी कर लेगा, या कहीं से भी जहाँ शरीर के किसी भी अंग से एक तरह से श्वास कर लेगा, तो उसी को क्या कहते हैं, विसरण विधि द्वारा, ठीक है। तो इसको याद रख सकते हैं आप लोग, ठीक है। जैसे कि बताए थे आप लोग को, जैसे अगरबत्ती जैसे जलता है तो देखते हैं गंध पूरा रूम में फैल जाता है, फैलता है कि नहीं, तो उसी प्रकार से उसी को विसरण एक तरह समझिएगा, ठीक है। तो एक कोशिकीय जीव में विसरण विधि द्वारा श्वसन होता है। अब मछली में पूछेंगे, मछली को क्या कहते हैं, मत्स्य। मछली जो है पूछेगा किसके मदद से श्वास लेता है, तो याद रखना है गिल्स की मदद से। गिल्स का ही दूसरा नाम क्या है, गलफड़। उभयचर होता है, उभयचर मतलब एम्फीबियन। उभयचर मतलब क्या हुआ, एम्फीबियन। उभयचर जो है एम्फीबियम कहते हैं, जो कि जल और थल दोनों में रहता है, ठीक है। जल और थल दोनों में रहता है, उसी को उभयचर कहते हैं। यानी पानी में जब रहेगा तो गिल से लेगा, जैसे कि मेढक को एग्जाम्पल में रहता है, ठीक है। जब पानी में रहेगा मेढक तो कहाँ से लेगा श्वसन, गिल से। और जब स्थल पर रहेगा, ठीक है, तो फेफड़ा से लेने लगेगा। और जब निष्क्रिय अवस्था मतलब क्या हुआ, यानी कि जब धरती के अंदर चल जाता है, ठीक है, तो उसी को निष्क्रिय अवस्था कहते हैं। तो जब धरती के अंदर चल जाता है मेढक, तो उस समय देखते हैं त्वचा से श्वास लेता है, कहाँ से, जैसे कि बरसात के समय जो है मेढक सब निकल जाता है कि नहीं, तो सब और टरटराने लगता है, वो मेडिकिन सब टरटराती है। कौन टरटराती है, मेडिकिन। और मेडिकिन ही मेढक को खोजने के लिए उस समय टरटराता है, ठीक है। तो यहाँ पर समझ सकते हैं इस तरह से। अगला देखिए सरीसृप, ये समझ गए होंगे। उभयचर किसको कहते हैं, जो जल और थल दोनों में रहता है, जैसे एग्जाम्पल मेढक बता दिया आप लोग को। इस तरह से अगला एग्जाम्पल देखिए, अगला क्या है, सरीसृप मतलब जो कि रेंग के चलता है। बच्चा भी रेंग के चलता है, लेकिन बच्चों को नहीं रखना, याद रखना, ठीक है।
रेप्टिलिया, जिसको इंग्लिश में रेप्टिलिया, जैसे सांप हुआ, एक तरह से मगरमच्छ हुआ सब। तो यहाँ पर याद रखना सरीसृप। फेफड़ा, सरीसृप जितना भी है जो कि जो रेंग के चलता है वो किससे श्वसन करता है? फेफड़ा से। कहाँ से? श्वसन करता है फेफड़ा से, याद रखना। कीट, जितना भी कीड़ा मकोड़ा है उसके लिए ट्रेकिया होता है, जैसे गला के पास हम लोग ना है उसको ट्रेकिया कहते हैं, उसी को श्वास नली भी कहते हैं, याद रखना। कीट जो है कितना कहाँ से श्वसन करता है? ट्रेकिया से। और जितना भी पक्षी है वो फेफड़ा से करता है। पक्षी कहाँ श्वसन करता है? फेफड़ा से। तो याद रखना आप लोग को, पक्षी कहाँ श्वसन करता है? फेफड़ा से। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी। अगला है एम्फीबिया कहते हैं, मेमेलिया। मेमेलिया मतलब स्तनधारी, जैसे हम लोग मनुष्य लोग, जितना भी लड़का हो या लड़की सभी स्तनधारियों में आता है, याद रखना आप लोग को, ठीक है। जितना भी स्तनधारी लोग हैं वो कहाँ से शोषण करता है? फेफड़ा से। कहाँ से? फेफड़ा से, याद रखना है। मेमेलिया वर्ग के, मेमेलिया मतलब क्या हुआ? मनुष्य, याद रखना है। जो भी हम लोग हैं, महिला हो या पुरुष, सबको स्तनधारी कहा जाता है, ठीक है। महिलाओं में स्तन का विकास हो जाता है 12 साल के बाद, जिसको क्या कहते हैं? स्तनधारी। एक तरह से दोनों को लेकिन पुरुषों में जो है स्तन का विकास नहीं होता है, जिसको कि हम लोग को दोनों, इसीलिए दोनों को स्तनधारी कहा जाता है। इसमें कुछ हार्मोन होता है जिसके कारण से उसको विकास हो जाता है। यहाँ लड़का में तो विकास नहीं होता है यहाँ पर, इसीलिए दोनों को स्तनधारी कहते हैं, याद रखना इसको। फेफड़ा, अब फेफड़ा से कौन? मेमलिया वर्ग, यानी मनुष्य लोग या जितना भी जीवधारी है सब। अगला केचुआ। केचुआ जो है शरीर का सतह या त्वचा से लेता है, केचुआ, याद रखना है। अब देखिए श्वसन का इम्पोर्टेंट ई भी है, मनुष्य में श्वसन तंत्र। किसमें पढ़ेंगे? अब मनुष्य में श्वसन तंत्र मेन टॉपिक है ई भी, ठीक है। मनुष्य में जो क्या श्वसन तंत्र कैसे होता है उसके बारे में पढ़ने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। श्वसन क्रिया कैसे संपन्न होती है? जैसे कि हम लोग जो है नासिका द्वार है, जैसे कि हम लोग को नाक है कि नहीं, उसका एक द्वार है ना, उसी छिद्र जो है नाक का जो 2 छिद्र है उसमें हवा जाता है, ठीक है। उसके थ्रू जो है नासिका कपाट, जो मजबूत वाला भाग है उसको, उसी को क्या कहते हैं? नासिका कपाट कहते हैं। उसके नीचे जो है थोड़ा सा ग्रसनी है, उसी के नीचे क्या है? ग्रसनी, जिसको फेरिंग्स कहते हैं, ठीक है। इसके बाद उसके नीचे लेरिंग्स है, जिसको साउंड बॉक्स कहते हैं। जैसे कि आवाज़ ऐसे बोलते हैं, थोड़ा सा गला में मारिएगा ना तो उसको साउंड बॉक्स जो है आवाज़ बदलते रहता है, वही लेरिंग्स हुआ, ठीक है, साउंड बॉक्स। और फिर ट्रेकिया, ट्रेकिया उसी के नीचे होता है, श्वास नली जिसको कहते हैं, ठीक है, जिसमें क्रमानुकुंचन होता है, एक तरह से भोजन जो है उसके थ्रू धीरे धीरे गिरता है। इसके बाद ब्रोंकाई, ब्रोंकाई जो है आगे चलकर 2 भागों में बढ़ जाता है, ठीक है, ब्रोंकियोल्स जिसको कहते हैं, ठीक है, एक तरह से श्वास है, श्वास नली में। अब ब्रोंकियोल्स श्वास निलिकाएँ। अब एल्वियली, इसके बाद क्या आता है? एल्वियली, जिसमें कि वायु जो कि जमा रहता है वहाँ जाकर, ठीक है, और ऑक्सीजन जो है हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया कर लेता है। कौन? ऑक्सीजन, जो कि जैसे हम लोग श्वास लिए तो कहाँ गया? फेफड़ा में गया। कहाँ गया? फेफड़ा में। और फेफड़ा में उधर से आता है कौन? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में ही रहता है कौन सी, सॉरी ऑक्सीजन कहते हैं ब्लड, ब्लड में ही रहता है हीमोग्लोबिन। ब्लड यानी खून, खून में क्या रहता है? हीमोग्लोबिन। वही खून जो है जब उस समय क्या करता है? ऑक्सीजन को ले लेता है और ले जा करके कहाँ देता है? कोशिका को। और कोशिका में किसको दे देता है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? ऊर्जा का निर्माण करता है। तो इसी तरह से माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है? ऊर्जा का निर्माण कर देता है। तो यहाँ पर समझ गए होंगे, एल्वेली मतलब वायु कोष्ठ, जैसे एक टंकी के समान होता है वायु कोष्ठ, ठीक है, बहुत छोटा छोटा इस तरह से छिद्र बना हुआ रहता है, उसी को वायु कोष्ठ कहते हैं, ठीक है। अब यह याद रखना, ऑक्सीजन जो है मिल जाता है किससे? हीमोग्लोबिन से, और उसी को ऑक्सीजनित रहित रक्त कहते हैं, ठीक है। अब जो है देखिए आगे क्या कहता है, थोड़ा सा समझ लीजिए, इसको बता देते हैं, हम तो शॉर्ट में बता दें। ऑक्सीजन फिर कहाँ चल जाएगा? हृदय में, और हृदय से धमनी में चल जाता है, और धमनी से प्रत्येक कोशिका में चल जाता है, और कोशिका में ग्लूकोज का निर्माण कर देता है। कोशिका में माइटोकॉन्ड्रिया दे देगा और ग्लूकोज और ऑक्सीजन, उसी से ऑक्सीजन सभी क्रिया कर लेता है और यहाँ पर ग्लूकोज का निर्माण कर देता है, जिसके फलस्वरूप हम लोग को जो है ऊर्जा मिल जाता है, जैसे CO2 प्लस H2O प्लस ऊर्जा जो भी बनता है वो सब जो है फिर कुछ जो कि वेस्ट पदार्थ है उसको बाहर भी करते हैं हम लोग, जैसे CO2 हम लोग को ज़रूरी नहीं है, ठीक है, तो उसको बाहर कर देता है। अब आगे देखिए क्या करता है, CO2 हीमोग्लोबिन से अभिक्रिया करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, ऑक्सीजनित रक्त में, ठीक है, सीरा, हृदय, एल्वेली, ब्रोंकियोल्स, ये सब उतना इंपॉर्टेंट नहीं लेकिन समझ लीजिए। ब्रोंकियोल्स जो है ट्रेकिया, फिर बढ़ जाता है, फिर ट्रेकिया लेरिंग्स, और फिर फेरिंग्स, फिर नासिका कपाट, फिर नासिका द्वार, उसे वायु बाहर निकाल देता है, फिर उसी के थ्रू जो है आगे की ओर बढ़ते जाता है, जिसके थ्रू जो है वायु बाहर निकल जाता है हम लोग नाक से ही, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कहता है, श्वास द्वार। श्वास द्वार समझिए,
श्वास द्वारा अंदर ली गई हवा में निम्नलिखित क्रिया शामिल है। देखिए हम लोग जैसे श्वास लिए तो जैसे कि वायुमंडल में जो भी गैसें हैं सभी ले लेते हैं। जैसे हम लोग श्वास लेते हैं तो ऐसा थोड़ी होगा ऑक्सीजन तो जरूर हट होना ऑक्सीजन का आबद है, ऑक्सीजन ही सिर्फ थोड़ी लेते हैं, पूरा जितना भी वायुमंडल में गैस है सब ले लेते हैं। जैसे कि नाइट्रोजन सबसे अधिक क्या है, नाइट्रोजन ही है, जानते हैं आप लोग। नाइट्रोजन ले लिया एक तरह से, ठीक है। और नाइट्रोजन ले लेते हैं, नाइट्रोजन फिर जितना श्वास लेते हैं उतना ही नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, ठीक है, निकाल देते हैं नाइट्रोजन को जितना लेते हैं। लेकिन ऑक्सीजन, ऑक्सीजन भी वायुमंडल में कितना है, 21% है। ऑक्सीजन भी लेते हैं लेकिन 21% छोड़ते नहीं है। फिर ऑक्सीजन क्या कितना परसेंट छोड़ देते हैं, O2 जो है एक तरह से 17%, कितना 17%, 17%, 4% वहीं अंदर ही रह जाता है, ठीक है। और यहाँ पर जो है CO2 मतलब कितना है वायुमंडल में 0.03% एक तरह से। फिर यहाँ पर जो है CO2 जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है CO2 की जो है लगभग कितना 4% जो है हम लोग निकाल देते हैं, कितना परसेंट, 4%। तो याद रखना है, ठीक है। 7 4 1 देखिए ऑक्सीजन पूरा गया ना, यहाँ पर 4% जो ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग निकाल देता है। उसी प्रकार से आर्गन, आर्गन भी है वायुमंडल में कितना 0.93%, ठीक है। फिर अन्य गैस भी है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब देखिए आगे क्या कहता है, श्वास द्वारा बाहर निकालने वाले हवा में निम्नलिखित गैस, अभी बताए वही चीज़, अभी उधर तो बता दिए। ऑक्सीजन जितना, जैसे नाइट्रोजन लेते हैं 78%, 78% निकाल देते हैं। ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21%, लेकिन निकालते कितना है 17% लगभग। और CO2 भी कितना लेते हैं 0.03%, लेकिन निकालते कितना है 4% लगभग, ठीक है। उसी तरह से आर्गन जो है जितना लेते हैं उतना ही निकाल देते हैं, जितना भी गैस, तो याद रखना है। अब आगे देखिए, हीमोग्लोबिन जो है ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन, याद रखना है। शुद्ध रक्त के थ्रू ऑक्सीजनित करते हैं इसी को। फिर हीमोग्लोबिन जो है CO2 से अभिक्रिया करके कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, ठीक है, याद रखना पूछेगा। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है, जिसे शुद्ध रक्त कहते हैं। और यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन जो है CO2 से अभिक्रिया करता है जब, तो क्या कहते हैं, कार्बोक्सिल हीमोग्लोबिन बनाता है, वी ऑक्सीजनित रोग, जिसे अशुद्ध रक्त भी कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। अब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और भी देख लीजिए उसको। हीमोग्लोबिन जो है CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जो है इसको दम घोटू गैस कहते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ना बहुत खतरनाक गैस है। जैसे कि मान लीजिए आप एक कमरे में सोए हैं, ठंडी का मौसम है, पूरा एक तरह से आग जलाएं, आग में थोड़ा सा धुआं होने लगा, धुआं होते होते पूरा धुआं से रूम भर जाएगा, और रूम पूरा पैक करके अगर आप सोए हैं तो उस वक्त जो है अगर कहीं से भी ऑक्सीजन आने का ज़्यादा चांस नहीं है, तो रूम लॉक करके जो है सोइएगा तो एक तरह से बेहोश हो जाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन से ज़्यादा अभिक्रिया कौन करने लगता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का। ये धुआं में कार्बन मोनोऑक्साइड रहता है, जिसके थ्रू जो है हीमोग्लोबिन जो है उसी से अभिक्रिया करने लगता है, जिसके फलस्वरूप आदमी के शरीर में क्या होता है, ऑक्सीजन की जगह क्या चल जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड ही चल जाता है, ठीक है। जिसके फलस्वरूप आदमी का क्या होता है, मृत्यु भी हो सकता है। इसी को दम घोटू कहते हैं, इसीलिए यहाँ पर दम घोटू यानी दम को घोट देता है तरह से, ठीक है। अब श्वसन दर पूछेगा, आराम में कितना आता है, 16 से 18 बार, याद रखना है। श्वसन दर कितना है, 16 से 18 बार। अब थोड़ा सा डायफ्राम के बारे में देख लीजिए। डायफ्राम जो कि हम लोग के श्वसन श्वास जो लेते हैं डायफ्राम की मदद से, देखे होंगे कभी कभी डायफ्राम जो है टूट जाता है। जैसे कि डायफ्राम जो होता है ना एक तरह से कोमल संरचना है, ये भी छाती जो है ना, छाती है ना, चेस्ट, उसके नीचे जस्ट होता है डायफ्राम। डायफ्राम का क्या काम है, एक तरह से श्वसन की क्रिया में मदद करता है हम लोग को, ठीक है। देखेंगे कभी अगर कोई भी गिरता है या गाड़ी से टकरा करके, तो देखेंगे कहीं चोट भी नहीं लगता है लेकिन आदमी मर जाता है। क्यों मर जाता है, क्योंकि यही डायफ्राम ही टूट जाता है। इस तरह का रहता है डायफ्राम, जो कि क्या होता है, टूट जाता है, ठीक है। तो इसीलिए आदमी को अच्छे से कहता है बाइक वाइक चलाना चाहिए, या जो भी चीज़ रोड पे अच्छे से चलना चाहिए, ताकि अच्छा शरीर सुरक्षा रहेगा तो सब चीज़ कमा सकते हैं। अगला देखिए, नए नए शरीर हैं इनके। यह वक्ष गुहा के नीचे तथा उदर गुहा के ऊपर पाया जाता है। याद रखना, वक्ष गुहा के नीचे होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग को छाती के थोड़ा सा नीचे रहता है, और उदर गुहा यानी पेट जो है थोड़ा सा उसके ऊपर में रहता है, याद रखना है, ठीक है। उदर गुहा जैसे कि किडनी उडनी जो है उसी के थोड़ा सा जस्ट नीचे में रहता है। डायफ्राम के ऊपर तथा नीचे की तरफ गति के कारण सांस लेने की क्रिया होती है, ठीक है। डायफ्राम के ऊपर तथा नीचे की तरफ गति के कारण ही एक तरह श्वास लेने की प्रक्रिया होती है। वही डायफ्राम जो है ना ऊपर नीचे करता है। डायफ्राम टूट जाने पर व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। अभी बताएं आप लोग को, डायफ्राम ही टूट जाएगा तो आदमी का क्या हो जाता है, मृत्यु हो जाता है। वही ऊपर नीचे करता है, जिसके कारण हम लोग जो है श्वास लेते हैं। अब देखिए थोड़ा सा और लास्ट में है, क्या कहता है,
फेफड़ा के ऊपर का आवरण प्लूरा मेम्ब्रेन कहलाता है। पूछेगा फेफड़ा के ऊपर का आवरण को क्या कहते हैं? प्लूरल मेम्ब्रेन, प्लूरा मेम्ब्रेन या प्लूरल मेम्ब्रेन कहते हैं। हृदय के ऊपरी भाग को पेरिकार्डियम झिल्ली। पूछेगा हृदय का ऊपरी भाग जो है किस झिल्ली से घिरा रहता है? पेरिकार्डियम झिल्ली से, ठीक है। किडनी के ऊपर का आवरण को पेरिटोनियम झिल्ली से घिरा रहता है। किससे? पेरिटोनियम झिल्ली से। याद रखना फेफड़ा के ऊपरी आवरण को प्लूरा मेम्ब्रेन, ठीक है। हृदय के ऊपरी आवरण को पेरिकार्डियम और किडनी के ऊपर आवरण को पेरिटोनियम नामक झिल्ली से घिरा रहता है। तो आप लोग जो है इस वीडियो को और थोड़ा सा है ना, और थोड़ा सा ठीक अभी और थोड़ा सा देख लीजिए। मस्तिष्क के ऊपर का आवरण मेनिनजाइटिस झिल्ली, मेनिनजिस या मेनिनजाइटिस बीमारी होता है। अगला देखिए श्वासोच्छ्वास, ऑक्सीजन का लेना, क्या हुआ? निःश्वसन उसको कहते हैं या उच्छ्वास कहते हैं या निःश्वसन कहते हैं, यही सब तो बता चुके हैं। सब वैसे थोड़ा सा और रिवीजन का CO2 यानी ऑक्सीजन का छोड़ना, इसी को प्रश्वास, इसे निःश्वसन कहते हैं, ठीक है। फेफड़ा का देखिए थोड़ा सा, फेफड़ा का आयतन बढ़ता है जब हम लोग श्वास लेते हैं ना, फेफड़ा क्या होता है? बढ़ जाता है। जैसे कहता है कहीं पर फिजिकल देने जाते हैं सिपाही भर्ती में या कहीं भी देखते हैं, कहता है चेस्ट को फुलाइए, आदमी 5 सेंटीमीटर तक लगभग जो है श्वास को एक तरह से फुला के रखता है। श्वास लेके नीचे की ओर दब जाता है। डायफ्राम क्या होता है? नीचे की ओर दब जाता है तो सांस फैल जाता है। डायफ्राम ऊपर की ओर दबता है, क्या होता है? फेफड़ा का आयतन क्या होता है? घट जाता है, ठीक है। यहाँ पर याद रखना। और डायफ्राम जो है नीचे की ओर दब जाता है तो फेफड़ा का आयतन क्या होता है? बढ़ जाता है, वही कहता है। अगला देखिए पसलियाँ बाहर की ओर फिसलती है, पसलियाँ बाहर की ओर खिसकती है, पसलियाँ अंदर की ओर आ जाती है, ठीक है, जब हम लोग श्वास एक तरह से बाहर निकालते हैं और छोड़ते हैं। अब देखिए श्वसन थोड़ा सा और समझ लीजिए। श्वसन ऑक्सीकरण अभिक्रिया। पूछेगा श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पूछेगा श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो ऑक्सीकरण अभिक्रिया है, ठीक है, जिसमें ऊर्जा प्लस उष्मा एक तरह से बढ़ता है। उसमें क्या होता है? बढ़ता है, ऊर्जा मिलता है और उष्मा एक तरह से इंक्रीज करता है, इसीलिए उष्माक्षेपी अभिक्रिया भी इसको कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्माक्षेपी अभिक्रिया। याद रखना। पूछेगा ऑक्सीजन श्वसन कौन सी अभिक्रिया? ऑक्सीकरण अभिक्रिया है एक तरह से, और दूसरा नाम इसका याद रखना है उष्मा। पूछेगा श्वसन कौन सी अभिक्रिया है? तो उष्माक्षेपी अभिक्रिया है, या इसी को अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, या विघटन या वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, ठीक है। अपघटन मतलब क्या हुआ? टूटना, एक तरह से टूट जाता है एक तरह से ग्लूकोज में, जैसे कि यहाँ पर ग्लूकोज था, इसको तोड़ करके 2-3 भागों में बढ़ गया अपने, एक तरह से इस तरह से बढ़ जाता है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? अपघटन या विघटन या वियोजन। अगला देखिए वही यहाँ पर टूट के अलग अलग हुआ है कि नहीं, एगो है पूरा, वो जो ऑक्सीजन की उपस्थिति में देखिए 2-3 ठोम टूट गया कि नहीं, इसीलिए इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहते हैं, या विघटन या वियोजन, इसी को नाम है, तीसरा नाम 3 ठो। अब अगला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग कौन सा? परिवहन तंत्र। आप लोग जो है देख लीजिए, अगला चैप्टर सीरियली चलेगा अब, ठीक है। परिवहन तंत्र यानी सर्कुलेटरी सिस्टम चलेगा। आप लोग जो है वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, अगर नहीं किए हैं तो। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो अच्छा से इस तरह से, तब इसी तरह से हम वीडियो बनाते रहेंगे। अगर कमेंट भी करके हम बता सकते हैं हमको, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।